हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर शाओ को जब पता चलता है कि वही उसकी बचपन की दोस्त कोंगरोंग है, जिसका वो इतने सालों से वेट भी कर रहा है, तो वो उसको फ़ौरन ही हक कर लेता है। मगर कोंगरोंग उसके इस बिहेवियर से काफ़ी हैरान भी होती है और वो उसको बताती है कि वो यहाँ पर उससे एक्सक्यूज़ करने आई है। ये कहकर वो उससे दूर हो जाती है। डॉक्टर शाह उससे कहता है कि वो यहाँ उसके लिए आया है। दरअसल वो समझ रहा होता है कि वो भी इस जगह इसकी तरह अपने दोस्त को ढूंढने आई है। मगर कोंगरोंग की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बचपन की तमाम बातें भूल चुकी है और वो यहाँ अपने दोस्त से नहीं बल्कि डॉक्टर विन शाओ से अपने काम के लिए समरी लेने आई है। ये जानकर उसे बहुत ही अफसोस भी होता है और थोड़ी मायूसी भी होती है और उसकी समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे बताए कि वो उसका कितने सालों से यहाँ आकर वेट करता है। और कोंगरोंग ये समझती है कि शायद डॉक्टर शाओ फिर से नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। कोंगरोंग अपने घर में परेशान बैठी ये सोच रही होती है कि अगर उसे डॉक्टर शाओ से उस पेशेंट की समरी ना मिली तो कहीं उसके वकील बनने का उसके बचपन का सपना अधूरा न रह जाए। दरअसल उसके डैड एक कामयाब वकील थे और वह बचपन में ही अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वो भी अपने डैड की तरह खूब मेहनत करेगी और एक दिन एक कामयाब वकील ज़रूर बनेगी। मगर अब उसे अपना ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा होता है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम होती है कि अचानक से अपार्टमेंट की लाइट ऑफ हो जाती है और कोंगरोंग चूंकि घर में अकेली होती है तो वो एकदम से डर सी जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शाओ कोंगरोंग के कज़न जिसका नाम जोंग होता है के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। दरअसल उसे इस बात का गुस्सा होता है कि जिस कोंगरोंग को इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसी के कॉलेज की कज़न थी और उसे इस बात का पता भी नहीं था। फिर वो थक कर लेट जाता है और काफ़ी खुश भी होता है। फिर वो जोंग से कोंगरोंग के बारे में सभी कुछ पूछता है, मतलब उसके अपार्टमेंट के बारे में पूछता है और पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। मगर जोंग बता देता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में हमेशा लड़कियां ही रही हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि जोंग के पास कोंगरोंग की कॉल आ जाती है और वो उसको अर्जेंट अपने घर बुला रही होती है और वो उसको बताती है कि उसके घर की लाइट ऑफ हो गई है। डॉक्टर शाओ के फेस पर ये सुनकर स्माइल आ जाती है। कोंगरोंग अंधेरे में परेशान खड़ी होती है कि डोर बेल बजने की आवाज़ पर वो भागती हुई जाकर गेट खोलती है और गेट खोलते के साथ ही वो अपने कज़न जोंग के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मेरे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। उसका इतना कहना था कि पीछे से जोंग झांक कर कहता है कि मैं तो यहाँ हूँ। कोंगरोंग एकदम उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और ये देखने के लिए कि उसने धोखे में किसको हक कर लिया है, अपनी गर्दन को ऊपर उठाती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि वो तो डॉक्टर शाओ था। उसको देखते ही वो झट से उससे दूर हो जाती है। फिर जोंग जाकर लाइट को ठीक करता है तो लाइट ऑन हो जाती है। डॉक्टर शाओ उससे पूछता है कि वो हर लड़के को ऐसे ही हक कर लेती है। कोंगरोंग को ये सुनकर गुस्सा तो बेइंतहा आता है, मगर जब्त कर लेती है और उसे बताती है कि जोंग उसका सिर्फ कज़न ही नहीं बल्कि उसके लिए छोटे भाइयों की तरह है। फिर डॉक्टर शाओ अपना मोबाइल उसकी तरफ खिसकाकर उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है और बताता है कि ये अपार्टमेंट उसी का है, इसीलिए रेंट वगैरह के लिए उसके पास उसका नंबर होना चाहिए। मगर कोंगरोंग कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो घर के रेंट के पैसे जोंग के ज़रिए भिजवा देगी। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं तो तुम्हें काम के हवाले से मैसेज करने का सोच रहा था। ये सुनते ही कोंगरोंग फ़ौरन ही उसका नंबर सेव कर लेती है। नंबर मिलते ही वो उसे जल्दी सोने की एडवाइस देकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब वो सोने के लिए बेड पर लेटती है तो ये सोच सोच कर उसे अपने पर गुस्सा आता रहता है कि उसने बगैर देखे कैसे डॉक्टर शाह को हक कर लिया। ये सोचकर वो शर्मिंदा भी होती रहती है। इतने में उसके मोबाइल पर डॉक्टर शाह का मैसेज आता है कि अगर तुम्हें समरी चाहिए तो सुबह 5:30 बजे मुझे पार्क में आकर मिलो। कोंगरोंग को तो समझ में नहीं आता कि आखिर डॉक्टर शाह चाहते क्या हैं। वो अगली सुबह 5:30 बजे पार्क में पहुंचती है तो वो उसे एक ट्रैकिंग सूट देकर अपने साथ जॉगिंग पर चलने के लिए कहता है। लेकिन वो ये कहती है कि अगर मुझे तुमसे समरी चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और नीचे बैठकर उसके शूज़ के लेसेस बांधने लगता है। और कोंगरोंग बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी और दिल में सोचती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही अजीब है, कभी तो बिल्कुल रूड होता है और कभी इतनी ज़्यादा केयर। जॉगिंग करते हुए शाओ उसे मुसलसल छेड़ता ही रहता है। कभी कहता है कि अच्छी लग रही हो इस तरह मेरे साथ जॉगिंग करती हुई, क्योंकि उसे जॉगिंग करते हुए अपने बचपन का वक्त याद आ जाता है कि किस तरह वो अपने बचपन में भी एक साथ जॉगिंग किया करते थे। इतनी सुबह सुबह इतनी लंबी एक्सरसाइज करने के बाद कोंगरोंग बहुत ज़्यादा थक कर चूर हो जाती है
और उससे समरी मांगने लग जाती है, मगर वो ये कहकर उसे और भी तपा देता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक दिन एक डॉक्टर की लाइफ तो जी कर देखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और कोंगरुंग के तन बदन में आग सी लग जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में इसको अपने साथ एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घुमाता फिरता है। वो अपने हर पेशेंट को जाकर उनको चेक करता है और कोंगरुंग को भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चल चल कर थकने लग जाती है। इतने में एक फ़ीमेल खूबसूरत डॉक्टर की एंट्री होती है, जिसके हाथ में 2 कॉफ़ी के मग होते हैं। वो एक कॉफ़ी का कप डॉक्टर शाओ को देती है। फिर जोंग इसे बताता है कि ये लेडी डॉक्टर दरअसल डॉक्टर शाओ की क्लास फेलो भी हैं और उनका नाम चिनचिन है और वो इस हॉस्पिटल की सेकंड बेस्ट डॉक्टर भी हैं। वो और डॉक्टर शाओ बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर भी हैं। कोंगरुंग की दोस्त आयशा एक रेस्टोरेंट चलाती है और इसका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चलता भी है और इसके रेस्टोरेंट में दिन ब दिन कस्टमर की तादाद बढ़ती ही रहती है। उसका एक वेटर आकर उसे बताता है कि हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर के बैठने के लिए टेबल्स और चेयर्स कम पड़ने लगी हैं। हमें उनके लिए मज़ीद टेबल्स और चेयर्स लगवाने के लिए जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना हमारे कस्टमर वापस भी जा सकते हैं। आयशा जगह के इंतज़ाम के बारे में सोचने लगती है। उसके रेस्टोरेंट के बराबर में एक बुक शॉप होती है। वो अंदर झांकती है तो बुक शॉप होती तो बंद है, मगर अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वो एक नोट लिखकर अंदर डालती है कि अंदर कोई है तो मुझे उससे बात करनी है। अंदर से रिप्लाई आता है कि अंदर कोई नहीं है। दरअसल वो चाहती थी कि इस बुक शॉप के ऑनर से परमिशन लेकर वो उसकी शॉप के आगे टेबल्स और चेयर्स सेट कर ले। वो ये बात नोट में लिखकर अंदर डालती है तो अंदर से जवाब आता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वैसे भी आपके रेस्टोरेंट में आता ही कौन है। ये सुनकर आयशा का खून खौल जाता है और वो ये कहकर कि तुम बाहर निकल कर बात कर सकते हो, पाँव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर वो गुस्से में उसकी शॉप के आगे ही टेबल्स और चेयर्स लगवाकर अपने कस्टमर को वहाँ बिठा देती है। जब इस शॉप का ऑनर बाहर निकलता है तो अपनी शॉप के आगे रेस्टोरेंट खुला देखकर शॉक्ड रह जाता है और आयशा के पास जाकर उसको वार्न करता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये एक बुक शॉप है। इसलिए वो उसे यहाँ से अपनी टेबल्स हटाने का बोलता है, मगर वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और कहती है कि वो सिर्फ आज उसके कस्टमर के सामने कोई रिएक्ट ना करे, कल वो ये सब नहीं करेगी। और वो उसे ऑफ़र करती है कि वो जब दिल चाहे उसके रेस्टोरेंट से फ्री में खाना मंगवा सकता है। ये सुनकर वो वहाँ से चला तो जाता है, तो आयशा समझती है कि वो उसकी बात मान गया है, मगर अभी वो अपने रेस्टोरेंट में जाती ही है कि एक वेटर भागता हुआ आता है और आयशा को बताता है कि हमारे सारे कस्टमर भाग गए हैं। वो चौंक जाती है कि कस्टमर भाग गए, मगर कैसे। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वही बुक शॉप वाला अपनी शॉप के आगे अपना डॉगी लेकर बैठा हुआ है, जो कि उसके हर आने वाले कस्टमर को देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर उसके सारे कस्टमर वापस जाने लगे हैं। वो इस पर चिल्लाती है कि उसने ये सब कर अच्छा नहीं किया, मगर वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके उसको कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके इस जवाब से उसे अपनी काफ़ी इंसल्ट महसूस होती है और वो उससे बदला लेने को ठान लेती है। कांगरुंग वार्ड के चक्कर काट काट कर लंच ब्रेक में हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी पिछले 40 मिनट से डॉक्टर शाओ का वेट कर रही होती है और जैसे ही वो आता है तो वो उससे कहती है कि मैंने मान लिया एक डॉक्टर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी भी होती है और टफ भी, मगर उसके लिए भी ये समरी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसकी ये समरी लिख देगा तो वो उसकी बहुत ही एहसानमंद रहेगी। तो वो उसे बता देता है कि हॉस्पिटल में तो मुश्किल है, मगर वो रात में इसकी समरी ज़रूर लिख सकता है, मगर उसके लिए उसे ये पूरा दिन उसके साथ ही गुजारना होगा। इतने में डॉक्टर शाओ के पास एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें उसे एक पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। फ़ोन सुनते ही वो अपना खाना छोड़कर भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में जाता है। कोंगरुंग भी उसके पीछे पीछे भागती है, मगर ऑपरेशन थिएटर आते ही उसका डोर बंद हो जाता है। इसका मतलब था कि कोंगरुंग को उसका वेट बाहर ही करना था। सर्जरी कई घंटों तक चलती रहती है और कोंगरुंग उसका बाहर बैठी वेट करती ही रहती है। कई घंटे सर्जरी करने के बाद डॉक्टर शाओ भी काफ़ी थक चुका होता है। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो देखता है कि उसका वेट करते करते कोंगरुंग बैठे बैठे ही सो गई होती है। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो उसके पास बैठकर उसे देखने लगता है और उसे फ्लैशबैक में अपने बचपन का एक सीन याद आ जाता है कि वो बचपन में भी ऐसे ही बेंच पर उसका वेट करते हुए बैठे बैठे ही सो जाती थी और वह बचपन में भी उसकी नींद ख़राब ना होने की वजह से उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेता था। अभी भी वो उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेता है और उसके फेस पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों ऐसे ही बैठे बैठे सो जाते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।